Hello students, welcome to the channel KBS Learner. I am your educator Manju Gupta. Today we will study chapter number 4. Chapter name is From the Diary of Anne Frank. Okay, Anne Frank की डायरी है. ये एन फ्रैंक क्या है, 13-year-old गर्ल है. ओके, इसने क्या है, डायरी लिखी है. किसी किसी बच्चे को नॉर्मली हैबिट होती है, बहुत लोगों को हैबिट होती है डेली यूज का. डेली में अपना क्या डायरी लिखते हैं, जो भी डेली रूटीन होता है उसके बारे में. बहुत से लोगों को हैबिट होती है अपने थॉट्स को क्या है, शाम को रात में समराइज करते हैं डायरी में. इसी टाइप से क्या है, ये एन फ्रैंक की गर्ल है. ठीक है, दिस इज अ फोटो एज आई विश. ठीक है, माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम. वो कह रही है मैं इस टाइप से देखो, खुश है, चेयरफुल है, मतलब इस टाइप से प्रेटी, इस टाइप से वो दिखना चाहती है हमेशा. आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड. और मैं इस तरह से सुंदर सी प्यारी सी दिखती रहूं. इस्माइल के साथ जो एन फ्रैंक क्या कह रही है, इसको उन्होंने कब लिखा है, 10 अक्टूबर 1942 में अपनी डायरी में लिखी है लाइंस को. तो मैं शायद हॉलीवुड में चली आऊं, इस टाइप से वो इमेजिन कर रही है. ओके, तो इनको किसने, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी लिखी है. क्या ट्रू स्टोरी है. एन फ्रैंक की 13-year-old गर्ल है जिसने अपनी डायरी लिखी है, उसमें से ये पार्ट दिया गया. ओके, नाउ वी विल स्टडी चैप्टर. ओके, नाउ एनालिस मैरी, इसका नाम है एनालिस मैरी, पूरा नाम है एन फ्रैंक. ओके, शॉर्ट में नहीं, है एन फ्रैंक. 20 जून 1929 में लिखती है. फरवरी का टाइम है मार्च 1945. वाज अ जर्मन बॉर्न जोइस, जर्मन बॉर्न जोइस लड़की है. ठीक है, हु रोड वाइल इन हाइडिंग विद हिज हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड. इन वर्ल्ड वार 2 का टाइम था. तब क्या चल रहा था, जो इस फैमिलीज को क्या, जिन लोगों को इन्हें क्या करा, क्या कैप्चर किया जा रहा था उस टाइम पे. तब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था. तो उस टाइम की वो बात बता रही हैं कि जब मैं अपनी फैमिली के साथ क्या थी, बंद थी, छुपी हुई थी, तो उस टाइम पे मैंने ये सब लिखा. ठीक है, अब मेरे 4 फ्रेंड्स थे मेरे साथ एम्स्टर्डम में, और मैं जर्मनी में थी. ओके, इस टाइप से वो बता रही हैं. हर फैमिली हैड मूव्ड ऑन एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मन. तब नाजीज पावर में आ गए तो फिर कहाँ मूव कर गई, एम्स्टर्डम मूव कर गई. ओके, बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड. तब नीदरलैंड तक फिर से नाजी आए, तो नाजी क्या करते थे, जूइश लोग होते थे, तो इनको क्या करते थे, ऑक्युपाइड कर लेते थे, मतलब इनको कैद कर देते थे, एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड. ओके, तो ये क्या कह रही है एन फ्रैंक, कि हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम चली गई थी आफ्टर नाजीज गेन पावर. नाजियों ने पावर ली, लेकिन फिर क्या हुआ, पर फिर भी वो ट्रैप कर ली गई. क्यों, तब नाजी ने पूरा ऑक्यूपाई किया, सब जगह अपना अधिकार लिया उन्होंने, तो उन्होंने जूइश फैमिली को, उसको जूइश फैमिली थी ना, उनको फिर से क्या कर किया, उनको फिर से अपना ऑक्यूपाइड करने की कोशिश की उनको. एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज. परसिक्यूशन का मतलब होता है उनके प्रति, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं था, बहुत ज्यादा उन्हें क्या ऑप्रेस किया जा रहा था, किसके द्वारा, नाजीज के द्वारा, जूइश फैमिलीज को. तो द फैमिली वेंट इनटू द हाइडिंग. इसलिए वो क्या, बहुत ज्यादा उनकी क्या, उनके क्या होता जा रहा था, बहुत ज्यादा ऑपरेशन हो रहा था उनका, बहुत ज्यादा उन पे क्या अत्याचार हो रहे थे, बहुत ज्यादा उनको कैप्चर करते थे. उनको क्या करते थे जूइश फैमिलीज को, ये मतलब एक बड़े से उसमें कमरे में बंद कर देते थे सबको एक साथ, और उधर ही रखते थे, मतलब उनको हाइडिंग इस तरह से कैप्चर करने का या नाजिस का सिस्टम था. तो इस टाइप से वो कह रही है कि मैं फिर मेरी फैमिली ने क्या किया, हम आज हाइडिंग यानी छुपने की, मतलब इस सबसे बच जाए, इस परसिक्यूशन से बच जाए, इसलिए उनकी फैमिली कहाँ छुप गई 1942 में, हिडन रूम इन हर फादर ऑटो फ्रैंक. उनके पापा है ऑटो फ्रैंक. ठीक है, ऑफिस की बिल्डिंग में. उनके पापा का नाम क्या है, एन फ्रैंक के फादर का नाम है ऑटो फ्रैंक. उनकी ऑफिस की बिल्डिंग में छुप गए कि हमें नाजीज की हैंड में नहीं आया. ठीक है, बचे रहे इनसे. आफ्टर 2 ईयर इन हाइडिंग, कितने साल तक छुपे रहे ऑटो फ्रैंक के, उनके पापा के ऑफिस में 2 ईयर तक. द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट टू द कंसंट्रेशन कैंप. और क्या करते थे ग्रुप, क्या करते, बिट्रे कर दिए गए और ट्रांसपोर्ट कहाँ पे भेजा दिया गया हमको, कंसंट्रेशन कैंप होते थे इस टाइप से, बहुत बड़े बड़े कैंप होते थे, इसमें सारे जूस को भर दिया जाता था एक साथ जमा कर दिया जाता था इस टाइप से. वेयर द एन डाइड ऑफ टाइफन टाइफस इन वर्गस वल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर. तो मार्गोट फ्रैंक है उनके हर फादर, ऑटो मार्गरेट फ्रैंक उसकी क्या सिस्टर है, मार्गोट फ्रैंक कौन है, सिस्टर, और ऑटो फ्रैंक फादर है. द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, मतलब ये ग्रुप में बचे थे, और तब उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेजा दिया गया, तो उसमें एन की भी डेथ हो गई थी, उनकी सिस्टर की भी हुई थी. ओनली कौन बचा था, उनकी within the days of her sister Margaret Frank और father Otto, the only survivor. उनकी सिस्टर बची थी और उनके फादर बचे थे, और सब डाइड हुए थे इसमें कंसंट्रेशन कैंप में. ओके, रिटर्न इन एम्स्टर्डम आफ्टर वॉर एंडेड. हमें एम्स्टर्डम से कब लौट के आया, तब वॉर खत्म हुआ. टू फाइंड दैट हर डायरी हैज बीन सेव्ड. तो देखा कि उसकी डायरी सेव है, किसकी सेव है डायरी, एन फ्रैंक की. कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, क्योंकि यूनिक रिकॉर्ड था, उसने सब कुछ लिखती थी, उसे सब डेली टू डेली लिखने की हैबिट थी उसको, अपने थिंग थॉट्स को, एक्सपीरियंस को. ही टुक एक्शन टू हैव इट्स पब्लिश इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल.
द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नेम से उनकी क्या डायरी को फिर उन्होंने पब्लिश करवाने की सोची, तो उनके फादर ने। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द डायरी वाज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 20th बर्थडे, a chronicle the event of her life from 1941 even until its फाइनल एंट्री, उनकी लास्ट एंट्री कब की है, 1 अगस्त 1944 की। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस, इसको क्या डच से बहुत सारी लैंग्वेजेस में क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया। बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली रीड बुक बन गई थी ये डायरी जो उन्होंने पब्लिश करवाई थी, तो बहुत सारी लैंग्वेज में लिखी गई, तो ये क्या बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी ये डायरी इनकी। देयर हैव आल्सो सेवरल फिल्म्स, उसमें बहुत सारी फिल्म्स भी बन चुकी हैं, और टेलीविजन थिएटर प्रोडक्शन भी हो चुके हैं इस पर। इवन एन ओपेरा में भी मतलब बहुत सारे शोज वगैरह भी बन गए हैं इनकी डायरी पर, बेस्ड ऑन द डायरी described as the work of a mature and insignificant mind. The diary provides a intimate examination of daily life under Nazi occupation. तब नाजीज के वो अंडर में थे ना मौजूद, उस टाइम का उनका सारा एक्सपीरियंस था उसमें, तो क्या रियल लोगों को बात पता चली थी उस टाइम पे क्या चल रहा होगा, तब नाजीज ने ऑक्यूपेशन किया था, तो क्या ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी इनके थॉट्स, इनकी डायरी। The Anne Frank has become one of the most renewed and discussed of the Holocaust victim. मतलब Holocaust victim का मतलब उस टाइम पे जो वर्ल्ड वार 2 चल रहा था ना, उस टाइम पे नाजीज का कब्जा था, नाजीज ने कैसे अत्याचार किए जूस पर, कितना उन्हें ऑपरेस किया, कितना परेशान किया, ये सब उनकी एन फ्रैंक की डायरी में उनको मिल गया। इसलिए क्या अधिकतर सब लैंग्वेज ये आपको एक्सरसाइज के साथ करवाएंगे। ओके, तो ये सब उन्हें एन फ्रैंक की डायरी से लोगों को पता चला कि उस टाइम पे कैसा एनवायरनमेंट था। ओके, राइटिंग इन अ डायरी इन अ डेली स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस, वो सारे एक्सपीरियंस लिखती थी रोज डेली के, जो भी उनके साथ हुए अच्छे बुरे सब कुछ लिखती थी। समवन लाइक मी, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, but also because it seems to me that later or neither I nor anyone else with will be interested in the musing of a 13-year old school girl। मतलब वो क्या थी, 13 साल की थी वो एन फ्रैंक, तो उनको लगता था कि मतलब म्यूजिंग से नहीं होता थॉट्स विचार, उनके मन में जो भी विचार आते थे, सोचती थी, जो भी थॉट्स आती थी, वो सोचती थी मेरी कौन इंटरेस्ट लेगा मेरी बातों को सुनने में, तो वो सोचती थी अच्छा मैं डायरी लिखती हूँ, तो ना डायरी लिखने की हैबिट हो गई। ओ वेल इट डजंट मैटर, तो सोचती है चलो कोई बात नहीं, मेरी अगर मैं डायरी लिखती हूँ और कोई ना भी सुने उन बातों को, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो लिखूंगी अपनी डायरी। आई फील लाइक अ राइटिंग, मुझे मतलब लिखने का मन कर रहा था उनका, तो उन्होंने लिखना स्टार्ट किया डायरी में। आई हैव इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माय चेस्ट, जिससे क्या है, क्योंकि अब मैं वो सोच रही है 13 ईयर गर्ल है, वो सोच रही है अगर मैं अपनी बातों को, मेरे मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, अगर मैं किसी को सुनाऊंगी तो वो तो सुनेगा नहीं, लेकिन अगर मैं पेपर पे लिख दूं इनको सारे, तो क्या है, तो मेरे मन का जो भार है वो भी निकल जाएगा। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, एन क्या कह रही है, पेपर में ज्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है, और हमें अपनी बात किसी से कहनी है तो पता नहीं सामने वाला अपनी बात सुने कि नहीं सुने, लेकिन पेपर में वो कह रही है मैं लिखूंगी तो वो मतलब, तो उसमें पेशेंस वो ना कुछ मेरा मतलब किसी भी चीज की डिनाई नहीं करेगा, मैं कुछ भी लिखूं उसमें कुछ भी करूं, मतलब ये उनका मानना था एन फ्रैंक का। आई थॉट आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोस डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब कहती है वो बात तब कैसी होती है, वो डिप्रेस थी थोड़ी सी, अपसेट होती है एन फ्रैंक, एंड वाज सिटिंग एट होम, घर पे बैठी थी ऐसी, कि यूजुअली ऐसे कैजुअली बैठे रहते हैं ना घर पे, सोचते हैं क्या करें क्या नहीं करें, मन में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, तो उस टाइम पे एन फ्रैंक ने क्या सोचा, अगर मैं किसी और को बताऊंगी अपने थॉट्स तो शायद पता नहीं कोई मेरा इंटरेस्ट लेगा या ना ले, इससे अच्छा तो मैं क्या करती हूँ डायरी लिखना स्टार्ट कर देती हूँ, तो उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया पेपर्स पर। ओके, और सिटिंग एट होम विथ अ चिन इन माय हैंड, ऐसे हैंड को रखी हुई चिन पे बैठी थी, बोर हो रही थी, लिस्टलेस थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, वंडरिंग, सोच रही थी वेदर टू स्टे इन, वो मतलब अंदर रहूं घर पे या बाहर जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई फाइनली स्टे, मैंने फाइनली क्या सोचा, चलो घर पे ही रहती हूँ। वेयर आई वाज ब्रूडिंग, ब्रूडिंग यानी जहाँ पे मैं क्या कर रही थी, सोच रही थी, अपने थिंकिंग में बिजी थी वो। यस, पेपर डज नॉट मोर, द पेपर डज हैव मोर पेशेंस, वो कहती है हाँ पेपर सही है, पेपर लिखना सबसे बेस्ट हुआ, क्योंकि इसमें पेशेंस होता है, मैं कुछ भी लिखूं कुछ भी करूं, इसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा मुझसे। सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, मैंने ये नहीं सोचा था कोई मेरी डायरी को पढ़ेगा, दिस स्टेप बैक नोटबुक only referred to as a diary unless I should ever find a real friend, क्योंकि मुझे एक रियल फ्रेंड मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई फ्रेंड नहीं था, तो ये रियल फ्रेंड मिल गया था मुझे, इसमें मैं कुछ भी लिखूं कुछ भी बोलूं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इट प्रोबेबली वांट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, मतलब इसको कोई डिफरेंस नहीं आएगा कि अगर मैं इससे कुछ भी मतलब अपने थॉट्स शेयर करूं। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, मैं चलो अपने पॉइंट पर आती हूँ, मतलब वो बता रही है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव एन फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या करूं, किससे अपने थॉट्स को शेयर करूं, तो उन्होंने सोचा चलो डायरी लिखते हैं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, वो कहती है चलो मैं और अच्छे से बताती हूँ इस डायरी के बारे में मैंने कैसे लिखना स्टार्ट किया। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13 ईयर ओल्ड, मतलब क्योंकि 13 ईयर ओल्ड गर्ल थी,
तो ज्यादा मतलब मैच्योर भी नहीं थी, अपने मन में जो भी थॉट्स आ रहे थे कंप्लीटली, वो क्या, वो कहती है मैं 13 ईयर ओल्ड गर्ल हूँ और कंप्लीटली अकेली हूँ इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में। पर ऐसा नहीं है, आई एम नॉट, वो कह रही है नहीं ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई था नहीं, मैं अकेली थी इसलिए मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। मैंने क्यों लिखा, आई हैव लविंग पेरेंट्स, वो कहती है मेरे पास सब कोई है, मेरे पास लविंग पेरेंट्स भी है, 16 ईयर ओल्ड मेरी सिस्टर भी है एक मेरे पास, 16 साल की, देर आर अबाउट 30 पीपल्स आई कैन कॉल फ्रेंड, और 30 पीपल्स भी है जो मेरे पास आसपास जिनको मैं अपने फ्रेंड बोल सकती हूँ। आई हैव माई फैमिली, लविंग आंट भी है, एक अच्छा घर भी है, एंड नो ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मतलब सब कुछ है जो मैं मुझे जरूरत है, एक्सेप्ट माई ओन ट्रू फ्रेंड, लेकिन एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। ट्रू फ्रेंड का मतलब ये होता है कि ट्रू फ्रेंड ऐसा होता है जिससे आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सब चीज एक्सेप्ट करता है आपने, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिससे वो हर चीज अपनी बोल सके, अपने मन के हर थॉट्स बोल सके। आई थिंक इसलिए उसने सोचा अबाउट आई एम विद अ फ्रेंड इज हैविंग अ गुड टाइम, तो वो सोचती है अब क्या कर, गुड टाइम के लिए क्या करती है, मैं अपना फ्रेंड बनाती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, वो मतलब मुझे टॉक बैक भी नहीं करेगा अगर मैं कुछ गलत बोल दूं उससे, बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग, और मैं ऑर्डिनरी थिंग्स को सब कुछ बता सकती हूँ उसको। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, दैट्स द प्रॉब्लम, maybe it's my fault that we don't confide in each other, confide means होता है ज्यादा मिल जाना, to all personal things privately to person that one trust, मतलब कोई ऐसा पर्सन हो आपकी लाइफ में जो आप उससे लाइफ की सारी चीजें शेयर कर लो, तो शायद ऐसा उनकी लाइफ में कोई था नहीं, इसलिए वो कह रही है मैं अकेली हूँ। इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, मतलब अब मैं सब कुछ चेंज तो कर नहीं सकती हूँ। दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड द, इसलिए मैंने क्या किया, आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने सोचा चलो कोई है नहीं, मैं अपने फ्रेंड किससे अपने थॉट्स को शेयर करूं, तो मैंने सोचा चलो डायरी लिखते हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने इस टाइप से डायरी लिखना स्टार्ट किया। तो इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माय इमेजिनेशन, मतलब ये इमेजिनेशन बहुत टाइम से आ रही थी कि चलो मैं कुछ करूं, कुछ लिखूं, अपने ट्रू फ्रेंड बनाऊं किसी को। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, मैं ये सब लिखना नहीं चाहती, जॉट डाउन यानी होता है लिखना, फैक्ट इन दिस डायरी the way the most people would do, but I want to be my friend, पर मैं क्या बनाना चाहती हूँ, मैं अपना फ्रेंड बनाना चाहती हूँ उसको, डायरी को। आई एम गोइंग टू कॉल दिस, और वो कहती है मैं डायरी से क्या सब कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसको, एक ट्रू फ्रेंड होता है उससे हम सब कुछ कह सकते हैं। इसी टाइप से एन फ्रैंक क्या सोच रही है कि चलो मैं डायरी को अपना फ्रेंड बना लेती हूँ, उससे ट्रू फ्रेंड बना लेती हूँ उसको, और मैं उससे कुछ भी बोल सकती हूँ। और मैंने उन्होंने आई कौन है इसमें, फ्रैंक, एन फ्रैंक, वो क्या कह रही है, मैंने अपनी डायरी का नाम क्या रखा, किटी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, since no one would understand a word of my stories to Kitty, मतलब कोई मेरे वर्डों को समझे चाहे ना समझे, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, वो क्या कहती है, अब मैं चलो अपनी लाइफ का स्केच प्रोवाइड करती हूँ, much as I dislike doing so, किस टाइप से अपने लाइफ की स्केच बता रही है सारा, कि माय फादर है, एक मेरे फादर है, द मोस्ट एडोरेबल, मतलब सबसे प्यारे, बहुत अच्छे फादर है मेरे, आई हैव एवर सीन, अभी तक मैंने इतने अच्छे फादर किसी के नहीं देखे जितने अच्छे मेरे फादर है। ओके, नाउ नेक्स्ट वो कहती है, डिडंट मैरी माय मदर अंटिल ही वाज 36, तब उन मेरे फादर 36 के हो गए थे, और मेरी मदर कितनी थी, 25 की थी, तब तब मेरे मदर फादर ने क्या शादी की। माय सिस्टर मार्गोट है, एक मेरी सिस्टर, वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट में, फ्रैंकफर्ट में क्या है, मेरी सिस्टर का जन्म हुआ, जो वो कहाँ पे है, जर्मनी में है, और 1926 में। ये डेट्स आपको याद रखनी है, रिमेम्बर, क्योंकि क्या होता है बोर्ड एग्जाम में, क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें क्या डेट्स वगैरह भी पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है कि उनकी जैसे सिस्टर का जन्म कहाँ हुआ था, फ्रैंकफर्ट में हुआ था, उनकी सिस्टर का नाम क्या है, मार्गोट है, फादर का नाम क्या है, इस टाइप से आपको सब याद रखना है इसमें, ठीक है। कुछ भी पॉइंट पूछे जा सकते हैं, और अगर क्या होता है बोर्ड में, आपको चैप्टर को कंसेप्चुअल वाइज अच्छे से समझना है, ना कि क्वेश्चन आंसर को रटना है। ओके, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम है, उसमें क्या टीचर अपने कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन देता है, आपकी समझ के ऊपर देता है कि आपको कुछ समझा है कि नहीं आपने चैप्टर में, तो आपको डेट्स वगैरह उसके नेम जो इंपोर्टेंट चीजें सारी नोट डाउन करते जाना है, और याद करते जाना है। ओके, जैसे उनका फ्रैंकफर्ट में जन्म हुआ था 1926 में, आई वाज बोर्न, अब वो अपनी बता रही है, फ्रैंक कह रही है मेरा जन्म कब हुआ था, 12 जून, जैसे मैं फ्रैंक का इंपोर्टेंट है तो इनका ये याद रखना, कि एन फ्रैंक का जन्म कब हुआ था, 12 जून 1929 को, और वो क्या कह रही है, मैं फ्रैंकफर्ट में रहती हूँ, अंटिल आई वाज, तब तक मैं 4 साल की हुई, तब तक वो कहाँ रही थी, फ्रैंकफर्ट में ही रही थी, ठीक है। और माय फादर इमिग्रेट, इमिग्रेट यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना, तो वो कह रही है मेरे फादर का ट्रांसफर मतलब चले गए थे हम एक जगह से दूसरे, भाई फ्रैंकफर्ट में थी, अब कहाँ पे आ गई थी, वो हॉलैंड में आ गई थी 1933 में। ओके, माय मदर, मेरी मदर एडिथ, उनकी मदर का नाम क्या है, एडिथ है, हॉलैंडर, फ्रैंक। ओके, उनकी मदर का नेम है ये, वेंट विथ हिम, तो वो भी क्या चली गई थी, हॉलैंड चली गई थी सितंबर में, व्हाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू द एकेन, एकेन क्या है, टू स्टे विथ अवर ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर में हम रुक गए,
एकेडमी में मैं और मेरी सिस्टर किसके साथ, ग्रैंडमदर के साथ होती है। और मेरे पापा और मदर कहाँ, मेरी फादर मदर कहाँ चले गए थे, हॉलैंड चले गए थे, इमिग्रेट हो गए थे। ओके। और मार्गोट क्या किया, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गोट देखो, फादर मदर तो सितंबर में चले गए थे हॉलैंड, लेकिन उनकी सिस्टर कब गई थी, दिसंबर में। आई फॉलोड, तब फिर मैं क्या गई, मैं फरवरी में गई। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन इन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। मार्गोट का बर्थडे था फरवरी में, तो क्या उसी टाइम में मुझे भी बुला लिया गया। ओके, इस टाइप से वो बोल रही हैं। नाउ नेक्स्ट इज, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी। फिर मैंने क्या स्टार्ट, मैं कहाँ पे जाने लगी, मोंटेसरी नर्सरी स्कूल कैसे होते हैं, जिनमें एक्टिविटी ज्यादा होती है, एक्टिविटी वर्क करवाए जाते हैं स्कूल्स में। तो कह रही है मैं 6 ईयर तक मैं इसी स्कूल में पढ़ी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6 ईयर तक वो इसी स्कूल में पढ़ी। जैसे नर्सरी होते हैं, एक्टिविटी ज्यादा करवाई जाती है बच्चों को, इसी टाइप से वो कह रही है मोंटेसरी स्कूल में मैं पढ़ी, तब तक 6 ईयर की नहीं हुई। इन द सिक्स फॉर्म माई टीचर वाज, मेरी टीचर कौन थी, मिसेस कुप्रस। तो ये कुप्रस मैम का भी नाम याद रखना है, उनकी कुप्रस कौन थी, हेड मिस्ट्रेस थी, टीचर थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और फिर हमारी क्या हुई, फेयरवेल हुई, क्योंकि वो अब कहाँ जाने वाली थी। इन द समर, समर में क्या हुए, 1941 में ग्रैंडमा फेल इल। मेरी ग्रैंडमा क्या, मेरी दादी बीमार पड़ गई, एंड हैड टू हैव ऑपरेशन, उनका ऑपरेशन हुआ। सो माय बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन। तो क्या उस टाइम पे मेरी ग्रैंडमा बीमार थी, इसलिए मेरा बर्थडे थोड़ा नॉर्मली बना, ज्यादा अच्छे से नहीं बना। वो बता रही है डायरी में, सारा अपना नोट डाउन कर रही है। ग्रैंडमा कब उनकी डाइड हो गई थी, मर गई थी 1942 में। ओके, पास आउट हो गई थी। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। कोई नहीं जान समझ सकता कि मैं उन्हें कितना याद करती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन रही थी, ग्रैंड मदर के साथ एन रही थी। ओके, एन फ्रैंक रही थी, उन्हें बहुत याद आती थी अपनी दादी की। स्टिल लव हर, और मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी, मतलब बहुत अटैच थी वो अपनी दादी से। दिस birthday celebration in 1942 was intended to make up for the others. The grandma's candles was lit along with the rest. और हमने क्या जलाई, ग्रैंडमा की, क्योंकि वो रेस्ट इन पीस हो गई थी, वो डाइड हो गई थी, तो उनके लिए हमने क्या जलाई, कैंडल्स वगैरह जलाई। ओके, द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। हम ठीक है सब। एंड दैट ब्रिंग मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ, अब कहाँ किस टाइम की बात कर रही हूँ, 20 जून 1942 की। ठीक है, द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और मैं अपनी डायरी को क्या देती हूँ, सोलमन डेडिकेशन देती हूँ। सोलमन का मतलब होता है, मतलब शांति में, पीस में। ओके, इस टाइप से वो कह रही है मैं अपनी डायरी को डेडिकेशन करती हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, फिर वो क्या कह रही है, इस टाइप से उन्होंने सारा बताया, इस टाइप से मैंने मेरा सोलमन डेडिकेशन हुआ मेरी डायरी को। मतलब अपनी डायरी को उन्होंने प्रूफ बना ली, क्योंकि दादी से भी दूर हो गई थी, तो अपनी डायरी से वो जो भी थॉट्स आती थी, फीलिंग्स आती थी, अच्छी बुरी जो भी फीलिंग्स थी, सब वो किस में, डायरी को सारा नोट डाउन करने लगी। ओके, तो ये कहती है इस टाइप से उन्होंने स्टार्ट किया डायरी लिखना। तो ये वो लिखती है किसको, डियरेस्ट किसके लिए लिख रही है, डायरी के लिए। सैटरडे 20 जून 1942 को लिखा उन्होंने ये। आवर एंटायर क्लास, एक उनका मतलब डायरी का ही एक पार्ट है, जिसमें इनने अब अपने क्लास के बारे में सारा डिटेल में लिखा है। तो ये आपके चैप्टर में पब्लिश, चैप्टर के थ्रू आप पढ़ रहे हो। ओके, ये डायरी का ही उनका पार्ट है, एन फ्रैंक का। ओके, अब वो क्या कहते हैं, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट। क्वेकिंग का मींस डर से कांपना। क्यों ना कांप रही थी, बूट से यानी जूते। ऐसे अगर कोई टीचर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाए या होमवर्क नहीं किया हो, तो एकदम से डरते हो ऐसे आप लोग, तो इसी टाइप से वो क्या कह रहे हैं, हम बूट्स में क्वेकिंग कर रहे थे, शेकिंग विद फियर, और नर्वस थे, बहुत ज्यादा नर्वस भी थे। द रीजन, क्या रीजन था, ऑफ कोर्स क्या रीजन था, इन द फोर्थकमिंग मीटिंग इन द विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल केप्ट बैक। मतलब क्या, हमारा रिजल्ट आने वाला था, आपको ही पता, आपका भी जब रिजल्ट आने वाला होता होगा, तो आप कैसे हो जाते हो, एकदम से चेक करते हो, डर जाते हो, नर्वस होते हो, समझ में नहीं आया, मतलब समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें, पता नहीं पास होंगे कि फेल होंगे। इसी टाइप से क्या उनकी क्लास में भी क्या चल रहा था, एन फ्रैंक की क्लास में भी यही सब सिचुएशन चल रही थी, क्योंकि रिजल्ट आने वाला था। तो सब लोग सोच रहे थे पता नहीं कौन आगे आएगा, कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा, कौन केप्ट बैक पीछे ही रह जाएगा उसी क्लास में। हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। और बेट्स यानी बच्चे देखो आपस में शर्त लगा रहे थे कि तू आगे निकल जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, या फिर मतलब इस टाइप से एक दूसरे से जी एन आई लाफ। और मैं, जेन और आइलर, जेन क्या उसकी फ्रेंड है, और मैं कौन, फ्रैंक, लाफ कर रहे थे अवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज, दो दोस्त थे उन पर। बिहाइंड अस, जो हमारे पीछे बैठे थे, सीएन एंड जैक्स नेम है उनके, जो बॉय बॉय बैठे थे जो पीछे, who have stacked their entire holiday savings on their bed। उन्हें अपनी सब बेट यानी शर्त शर्त पर पूरा का पूरा मनी लगा दिया, कि हॉलीडे जो सेविंग हुई थी उनकी वो सारी लगा दी, अगर तुम मतलब पास हो गया, आगे बढ़ गया, तो मैं तुझे इस टाइप से अपना पैसा दूंगा, इस टाइप से वो क्या कर रहे थे, बेट लगा रहे थे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से शाम तक क्या हुआ, इट्स यू आर गोइंग टू पास। तो इस टाइप से बैट लगती रही कि तुम नहीं, तुम पास हो जाओगे, वो कह रहा था नहीं तुम पास हो जाओगे, सही, नो आई एम नॉट, यस यू आर, इस टाइप से आप आपस में बच्चे क्या कर रहे थे, आर्गुमेंट कर रहे थे रिजल्ट के ऊपर। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांस एंड माय
angry outburst can't calm them down. If you are ask me, अगर तुम मुझसे पूछो, there are so many dummies that about a quarter. वो सोच रहा था मैं अगर मुझसे पूछो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे क्वार्टर क्लास में कि जो कि पीछे ही रहने लायक थे, मतलब पढ़ने में वीक होंगे, ये मतलब इस लेवल पे नहीं होंगे कि इनको आगे भेजाओ इस टाइप से, एंड अपनी सजेशंस दे रही है, मन में सोच रही है। बट टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर और फर्क। वो कह रही है टीचर कैसे होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जिनको अपन हम सोच भी नहीं सकते कि टीचर पता नहीं क्या रिजल्ट ले आए, कि शायद ये सोचेंगे बच्चे की फ्यूचर खराब होगा, एक साल बेकार होगी, इसलिए उसको चलो चलो आगे उसको शिफ्ट कर देते हैं क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो इस टाइप से वो अपने थॉट्स डायरी में नोट डाउन कर रही हैं। आई एम नॉट सो वरीड, मैं ज्यादा चिंतित नहीं थी, क्यों नहीं थी, अबाउट द माय गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ, मतलब मेरी जो फ्रेंड थी और मैं उसके लिए ज्यादा चिंतित नहीं। आई विल मेक इट, मतलब उन्हें पता था कि हम पास हो जाएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट, बस एक ही सब्जेक्ट को जो उसे टेंशन थी, किसकी, आई एम नॉट श्योर अबाउट मैथ्स, मतलब मैथ्स थोड़ा वीक था उनका, इसलिए लगा था शायद मैथ में पीछे रह जाऊं, वरना और सब सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस थी कि चलो मैं निकाल लूंगी, पास आउट हो जाऊंगी। एनीवे ऑल वी कैन डू इज अ वेट, मतलब वो सोचती है चलो क्या कोई कर सकते हैं, मतलब वेट ही कर सकते हैं जब रिजल्ट नहीं आया। इस टाइप से उनकी पॉजिटिव वाइब्स दिख रही है इसमें, एंड फ्रैंक की कितनी पॉजिटिव थी, कि सोच रही है कि चलो ठीक है रिजल्ट आएगा तो सब पता ही चल जाएगा। अंटिल देन, तब तक हम क्या करेंगे, अंटिल देन का मतलब होता है तब तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर, हम क्या करेंगे, ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, और एक दूसरे को क्या है, मतलब एडवाइस देंगे चलो हार्ट को लूज मत करो, टेंशन नहीं लो, जो भी होगा अच्छा होगा, इस टाइप से वो नोट लिख रही है। ओके, आई गेट अलोंग प्रीटी वेल विथ ऑल माय टीचर्स, तो हम किसके साथ थे, अपने टीचर्स के साथ थे। देयर आर 9 ऑफ देम, हमारे कितने टीचर थे, टोटल 9 टीचर थे, 7 तो मेन थे और 2 वुमेन थी उसमें, ठीक है। एक मिस्टर किसिंग थे हमारे सर, द ओल्ड फौजी क्या, ओल्ड फैशन पर्सन, मतलब थोड़ी पुरानी सोच थी, ट्रेडिशनल टाइप की थी। वो टीच, वो क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते थे, और मैथ्स से यानी फ्रैंक को डर लगता था। वाज एनॉयड विथ मी फॉर एजेस, क्योंकि वो मुझसे गुस्सा रहती थी, क्योंकि उनका मैथ्स वीक था थोड़ा सा, तो वो गुस्सा रहते थे उनसे, बिकॉज आई टॉक टू मच, और मैं ऊपर से क्या बोलती बहुत थी, क्या करती थी, बहुत ज्यादा बात करने की आदत थी, वो टॉकटिव थी एंड फ्रैंक, तो वो मिस्टर किसिंग उनके जो टीचर है वो गुस्सा रहते थे उनसे। आफ्टर सेवरल वार्निंग, उन्होंने बहुत वार्निंग दी मुझे, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया, जैसे ऑन द सब्जेक्ट, उन्होंने एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया मुझे चैटर बॉक्स पर। चैटर बॉक्स मींस होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला, जो बकबक करता रहता है, उसको बोलते हैं चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तो वो सोचता है मैं उसको, उन्हें क्यों मिस किसिंग ने, तो उनके टीचर ने क्या इस पर होमवर्क दिया कि चैटर बॉक्स पर तुम आज कुछ लिख के लाना है, ऐसे जाओ, यही तुम्हारा होमवर्क है, इसके क्योंकि तुम तो बहुत ज्यादा बोलती हो, तो इसके रूप में उन्होंने इसके पनिशमेंट के थ्रू, यही पनिशमेंट समझ के उसको होमवर्क दे दिया उसको। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, उसने सोचा अगर मैं क्या लिखूं, उसने सोचा चलो मैं बाद में सोचती हूँ, चलो अभी तो ले मिल ही गया होमवर्क, तो आई जॉट इट डाउन, मैंने लिख लिया होमवर्क अपना, और द टाइटल इन माय नोटबुक, मैंने टाइटल नोटबुक लिख दिया कि यार चैटर बॉक्स पर मुझे कुछ लिखना है, एक टक दिया नहीं, अच्छे से उसको रख लिया अपने बैग में, इन माय बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, मैंने शांत रहने की कोशिश की। लेकिन दैट इवनिंग, उस रात उस शाम को क्या होता है, आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माय होमवर्क, मैंने अपना सारा होमवर्क फिनिश किया, द नोट अबाउट द ऐसे, बस ऐसे लिखना बाकी था चैटर बॉक्स पर, उनको होमवर्क मिला था असाइनमेंट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बकबक कर रही, बहुत बोल रही थी, इसलिए उनको ये पनिशमेंट के रूप में मिला था। कॉट माय आईज, आई बिगिन थिंकिंग, मैं सोचने लगी कि मैं क्या लिखूंगा चैटर बॉक्स पर, क्या लिखूं, क्या इस टाइप से वो थिंकिंग कर रही थी अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल च्यूइंग द टिप्स, अपन सोचते हैं ना पॉन्डरिंग करते हैं, तो क्या नेल्स भी वाइट करने की हैबिट होती है बहुत लोगों की, इस तरह से एन फ्रैंक भी क्या कर रही थी, नेल वाइट कर रही थी और सोचने लगी थी कि मैं क्या लिखूं। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द बर्ड्स, तो मतलब बहुत से वो सोच रही थी कि मैं ऐसे लिखूं कि मतलब इम्प्रेस हो जाए टीचर मुझसे, कि देखो ने कितना साफ सुथरा लिखा है, कितना अच्छा लिखा है, कि बहुत से लोग होते हैं कि मतलब कि टीचर को इम्प्रेस ज्यादा नंबर लेने के लिए क्या है, जगह छोड़ छोड़ के इस टाइप से दूर दूर लिखते हैं सुंदर राइटिंग में, या फिर मैं किस टाइप से लिखूं, या फिर वो सोच रही थी कम अप टू कन्विंसिंग आर्गुमेंट टू द प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, या फिर मैं इस टाइप से कन्विंस करूं टीचर को कि बोलना नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग का मतलब है कि बोलना कितना जरूरी होता है, इसके लिए लिखूं क्या मैं, मतलब क्या लिखूं। आई थॉट, मैंने सोचा, आई थॉट मैं सोचती रही, सडनली आई हैड एन आइडिया, एकदम से मुझे एक आइडिया आया, क्या आया, आई रोट द 3 पेजेस ऑफ, मैंने एकदम से मुझे आइडिया आया, सोचते सोचते मैंने 3 पेजेस लिख दिए, इस पे चैटर बॉक्स पर। मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी, जिस मिस्टर किसिंग ने मुझे जो असाइनमेंट दिया था, बस सेटिस्फाई, एंड आई आर्गू आर्ग्यू क्या किया हमने, दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेड, मतलब स्टूडेंट्स की क्या एक गुण है बोलना, तो एक हैबिट है, ट्रेड मीन्स होता है एक गुण, जो तुम्हें मतलब कि ये तो अच्छा, मतलब उन्होंने पॉजिटिव वे में कहा कि तो ये अच्छा है ये टीचर बच्चों में बोलना, तो और दैट आई वुड डू माय बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, कंट्रोल है वो क्या कहती है कि मैं मतलब लिखती है कि मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, मैं कम से कम बोलूं। फिर क्या होता है नेक्स्ट इज, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू
क्योर माई सेल्फ, लेकिन मैं खुद को मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी, मतलब इतनी ज्यादा टॉपिक थी, बोलने की हैबिट थी कि वो सोचती भी थी कि मैं थोड़ा कम बोलूं, फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाती थी इस हैबिट पे अपनी। सिंस माई मदर टॉक एज मच, क्योंकि उसकी माँ को भी बोलने क्या क्या कह रही है, मेरी माँ को भी बहुत बोलने की हैबिट है, एज आई डू इफ नॉट मोर, एंड दैट देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स का मतलब होता है जो हमें मतलब माता पिता से मिले हैं। ये गुण क्या मैं किस वो कह रही है मुझे किससे मिला है ये गुण बोलने का, अपनी माँ से मिला है, तो कह रही है इस हैबिट को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, और मतलब ये तो हैबिट है मेरी, नेचुरली है। इस टाइप से वो कन्विंस करती है किसको, मिस्टर किसिंग को अपने, तो अब ऐसे में लिख करके मिस्टर किसिंग हैड गुड लाफ, वो हंसते हैं, एट माय आर्गुमेंट, इस तरह से उन्होंने आर्गुमेंट दिया था पॉजिटिव वे में कि ये तो मतलब ज्यादा बोलना तो बहुत अच्छा होता है, ये तो इनहेरिटेड ट्रेड है, मतलब ये मुझे मेरी मदर से मिला है, मेरी माँ भी बहुत बोलती है, तो इस टाइप से मतलब वो हंसते हैं उसके इनके आर्गुमेंट पर, उनके टीचर। व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, फिर वो नेक्स्ट लेसन पर आते हैं, ही असाइन मी अ सेकंड डे, फिर से भी वो नेक्स्ट, फिर से सेकंड ऐसे दे दिया उन्होंने। दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी, अब इस बार किस पर दिया था उन्होंने, एक टॉपिक था इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। इनकॉरिजिबल का वो मतलब होता है अनचेंजेबल, मतलब जो चेंज ना हो, जो चेंज नहीं हो सकता, और ओके कह रहे हैं अनचेंजेबल, और उस पर दे दिया उन्होंने मुझे कि अब ये टॉपिक है, इस पर लिख के लाना जाओ, ऐसे आई हैंडेड इट, उन्होंने मुझे दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू होल लेसन, फिर 2 लेसन तक उन्होंने मुझसे कोई कंप्लेन नहीं की, तुम बोल रही हो क्या कर रही हो, कुछ नहीं। हाउएवर फिर भी ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ, मतलब थर्ड लेसन में वो इनफ ही हो गया, राइट एंड ऐसे इंटायर ने कहा, अब इस पे ऐसे लिख के ला, क्वाइक 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 सेड मिस्ट्रेस मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, तो वो क्या कहते हैं इस टाइप पे, ऐसा उन्होंने एक टॉपिक दिया उसको, क्वाइक 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 कौन करता है, तो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी लगा उनको, मुझे इस टाइप से टॉपिक मिला, लेकिन उन्होंने देखो पॉजिटिव वे में लिया, क्योंकि सारी क्लास क्या रोर करने लगी, मतलब मजाक उड़ाने लगी उस टाइप से, टीचर ने बोला कि तुम क्वाइक 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 इस पे लिख के लाना, तो एक तरह से उनका क्या ह्यूमर टाइप का हो गया, मजाक बन गया, तो उन्हें बुरा सा लगा थोड़ा। आई हैड टू लाफ टू, फिर वो कहती है मैं खुद भी हंसने लगी, थॉट आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माय इंजीनियरिंग इंजीनियरिटी ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटर बॉक्स, तो वो कहती है मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूं चैटर बॉक्स पर, इट वाज टाइम, एक टाइम आ गया था टू कम अप विद समथिंग एल्स, मैं कुछ अलग लिखूं, कुछ हटके लिखूं कि ये टीचर मुझे देना असाइनमेंट देना बंद कर दी पनिशमेंट के रूप में, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ऐसा ओरिजिनल लिखूं कि माय फ्रेंड सना, तो वो क्या कहती है माय फ्रेंड सम, मेरी फ्रेंड है सना, सैन सॉरी, मेरी फ्रेंड सैन हु हैज गुड एट पोएट्री, वो पोएट्री में बहुत अच्छी है मेरी फ्रेंड, ऑफर टू हेल्प मी, उसने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, राइट द ऐसे फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, उन्होंने वर्स फॉर्म क्या होता है, पोएम की फॉर्म में लिखना, मतलब पोएम में राइमिंग फॉर्म में लिखना, उसको बोलते हैं प्रोज, ओके, तो उन्होंने कहा पोएट्री फॉर्म में मैं तुम्हें इसको लिखवाऊंगी, आई जंप फॉर जॉय, मैं खुश हो गई क्योंकि सैन ने मुझसे कहा चलो मैं हेल्प करती हूँ इस बार तुम्हारी, और मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, मतलब इस टाइप का उन्होंने सब्जेक्ट दिया कि मेरा मजाक उड़े, इसलिए उसे उन्हें बुरा भी लगा, गुस्सा भी आया उनको, तो उन्होंने सोचा चलो मैं इसको पॉजिटिव वे में आंसर देती हूँ इसका, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन मी ऑन हिम, पर ऐसा लिखूं कि मतलब उनका उन्हीं के ऊपर जोक बन जाए, उन्होंने मेरे ऊपर जोक बनाया, मैं इस टाइप से लिखूं कि मतलब मैं उन्हीं के ऊपर जोक बन जाए टीचर के ऊपर, ठीक है। आई फिनिश माई पोएम, मैंने अपनी पोएम पोएम फिनिश की, इट वाज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी पोएम थी वो, इट वाज किसके बारे में, अबाउट अ मदर डक, एक मदर डक थी, उसमें फादर स्वान था, विद 3 बेबी डकलिंग्स थे उसकी, हु वर रिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वाइक टू मच, और उसके दो डकलिंग थे उनको मतलब इतना मारा उनके फादर ने, जब तक कि वो, क्योंकि क्यों मारा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलते थे, लकीली तभी क्या होता है मिस्टर किसिंग टुक द जोक इन राइट वे, लेकिन उनके मिस्टर किसिंग जो टीचर थे उन्होंने राइट वे में लिया इस जोक को, ही रीड, उन्होंने पढ़ा उसको और क्या कहा, ही रेड, उन्होंने पढ़ा एंड द पोएम टू द क्लास, और सारी क्लास को भी पोएम पढ़ाई, एडिंग हिज ओन कमेंट, और खुद के कमेंट ऐड किए, और क्या कहा टू सेवरल अदर क्लासेस, अदर्स क्लास में भी उन्होंने बताया सब मेरी पोएम के बारे में, सिंस देन आई हैव बीन अलाउड, जब से मुझे मतलब उन्होंने पॉजिटिव वे में लिया कि 2 डकलिंग है और उनकी बच्ची है, मतलब वो बोलते हैं तो स्वान उसके फादर ने उनको मार दिया, इस टाइप से मैंने पोएम लिखी तो उनको बहुत पॉजिटिव वे में लिया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने कभी मुझे हैवंट बीन असाइनमेंट, कभी असाइनमेंट नहीं दिया उसके बाद एक्स्ट्रा होमवर्क, ऑन द कॉन्ट्री, इसके अलावा उन्होंने क्या किया मिस्टर किशन ने, ऑलवेज मेकिंग जोक दीस डेज, और हमेशा जोक्स करते रहते थे, वो भी क्या जोक्स करना सीख गए थे, बोलते थे ज्यादा, योर एन इस टाइप से वो लिखती है योर एन, ओके, तो एक्सट्रैक्ट ये किसका पार्ट है, एक्चुअली ये पार्ट है किसका, डायरी ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ने जो एन ने पूरी डायरी लिखी है उसमें से एक पार्ट लिया गया है विद स्लाइड एडेप्टेशन, ओके, नाउ दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। Hello students, welcome to KVS Learner. Today we will study chapter number 4. Chapter number 4 in previous class I have taught you this chapter, okay, in the deep
briefly. Okay, now today we will do question answer of this chapter. Okay, before do question answer, I will give you some brief description about this chapter. Okay, brief summary sort of. तो ये स्टोरी किसके बारे में, जूइस गर्ल है, एन फ्रैंक. ओके, ये जूइस गर्ल है, उस टाइम पे क्या नाजीज का नाजीज का रूल था. तो नाजीज क्या थे, जूस को पसंद नहीं करते थे, तो वो क्या करते थे, इनको कंसंट्रेशन कैंप वगैरह में क्या करते थे, उनको क्या उनको बंद करके रखते थे कंसंट्रेशन कैंप में. तो उसमें क्या है, ये जूइस गर्ल एन फ्रैंक भी थी. तो उन्होंने क्या अपनी डायरी, उनके कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था उनके पास, तो उन्होंने क्या किया, अपनी डायरी को अपना ट्रू फ्रेंड बना लिया. उस डायरी का नाम क्या रखा उन्होंने, किटी रखा. ओके, और किटी में अपने सारे माइंड में जितनी भी उनके थॉट्स आए, जितनी भी एक्सपीरियंस थे लाइफ के, जितनी भी उस टाइम जूस कैंप में थी, वो उस टाइम पे जब नाजीज ने क्या कर लिया था, गेन पावर गेन की थी और उनको ट्रैप कर लिया था कंसंट्रेशन कैंप में. तो उस टाइम की जितने भी उनकी एक्सपीरियंस थे सारे उन्होंने उसमें नोट डाउन कर लिए थे सारे. तो ये क्या उनका सारा रिकॉर्ड बन गया था. और तब उनकी डेथ के बाद, एन फ्रैंक की डेथ के बाद, तब उनके फादर को क्या को ये डायरी मिली. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा क्यों ना इसमें सारा रिकॉर्ड है, तो उन्हें पढ़ी, उनको अच्छी लगी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इसको पब्लिश करवा दूं. तो उन्होंने क्या, अपनी बेटी की डायरी को पब्लिश करवाया. बहुत ज्यादा फेमस हुई और कई लैंग्वेजेस में, क्योंकि ओरिजिनली किसमें, डच लैंग्वेज में लिखी थी. ओके, तो उन्होंने ये बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, तो कई लैंग्वेज में इसको फिर क्या बाद में ट्रांसलेट किया गया. ओके, नाउ दिस इज, उन्होंने अपनी लाइफ की, अपने डेली रूटीन के भी बहुत सारे डिस्क्रिप्शन इसमें दिए हैं इस डायरी में. So this is some brief summary. Okay, now we will do question answer. ये चैप्टर प्रीवियस क्लास में करवाया है, आप आप उसको चेक कर सकते हो. ओके, now we will do question answer of this chapter. Now first question is activity. Okay, do you keep a diary, क्या आपको डायरी रखना पसंद है. तो और है तो यस बोल दीजिए, यस लिख देना. गिवन गिवन बिलो अंडर, ये आप में ये दिया है, और सम टर्म दिया जैसे जर्नल, डायरी, लॉग, मेमोरी. ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या ऑटोबायोग्राफी है, इसको एन फ्रैंक की, क्योंकि रियल लाइफ पे ये वाला चैप्टर, तो ये क्या हुई, ऑटोबायोग्राफी. और उसमें क्या है, उन्होंने क्या डायरी लिखी थी, डे टू रूटीन लिखती थी वो उसमें. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, ये डिस्क्रिप्शन ये दिया है आपको, ये वर्ड दिए, इनको क्या मैच करना है कि जर्नल क्या होते हैं, डायरी क्या होती है, लॉग क्या होते हैं. तो जर्नल्स क्या होते हैं, जर्नल आपके होते हैं फुल रिकॉर्ड होता है. मतलब जर्नल किसको बोलेंगे, मान लो आप किसी जर्नी पे गए, आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए कोई इवेंट पे गए, तो उसके बारे में आप राइट डाउन कर दो एवरीडे. जैसे कि जर्नी पे तो चार 2 दिन के लिए जाओगे, 10 डेज के लिए जाओगे, मंथ के लिए जाओगे, तो आप क्या डे टू डे उसमें रिकॉर्ड कर लोगे, राइट डाउन कर लोगे सारे अपने एक्सपीरियंस. तो उसको क्या बोलेंगे, जर्नल बोलेंगे. ओके, या कोई इवेंट हुआ है उसमें गए हो आप, तो उसके बारे में भी अगर नोट डाउन कर दो तो उसका बोलेंगे जर्नल. और डायरी क्या होती है, बुक होती है डायरी. तो बुक टाइप में होती है विद अ सेपरेट स्पेस और पेज होता है फॉर ईच डे. मतलब हर डे के लिए, कि आज के लिए, कल पर, मतलब इस टाइप से डे टू डे उसमें आप रिकॉर्ड लिखते हो. उसमें यू राइट डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स और व्हाट हैड हैपन ऑन दैट डे. और आप लिखोगे कि उस दिन मतलब क्या हुआ था. तो ये क्या डायरी, तो आप लाइफ टाइम का ही बना सकते हो, अपनी 10 साल की, 20 साल, 20, इस टाइप से कितने भी टाइम की बना सकते हो. और जर्नल क्या है, जर्नल जब किसी जर्नी पे जाओगे आप, या किसी इवेंट में गए हो, तो उसका कोई एक्सपीरियंस लिख दो, तो उसको जर्नल बोलेंगे. ओके, और लॉग क्या होते हैं, रिटन रिकॉर्ड होते हैं इवेंट के विद टाइम एंड डेट, यूजुअली ऑफिशियल होता है. लॉग क्या होता है, ऑफिशियल वर्क किया आपने, तो इसका रिकॉर्ड क्या किया, राइट डाउन कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉग. और मेमोरी क्या होते हैं, आप रिकॉर्ड ऑफ पर्सन्स ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंस. यूजुअली आप फेमस, कोई फेमस पर्सन है, उसकी लाइफ के, खुद की लाइफ के, उसकी रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस हो जिसमें, उसको क्या बोलेंगे, मेमोरी बोलेंगे. ओके, नाउ दिस इज योर कंप्लीट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज, हियर आर सम एंट्री दी गई है कुछ आपको पर्सनल रिकॉर्ड की. यूज द डेफिनेशन above टू डिसाइड. जैसे आपने यहाँ पे डेफिनेशन देखी, मेमोरी की, लॉग की, डायरी की, जर्नल की, और इसको क्या आपको इसी अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है. ठीक है, इसमें आई वॉक अप, ये फर्स्ट वाला है. आई वॉक अप एवरी लेट टुडे एंड प्रॉम्प्टली गेट स्कोल्डिंग फ्रॉम मॉम. मैं सुबह लेट उठता हूँ. ठीक है, और वो क्या कह रहा है, अधिकतर प्रॉम्प्टली है, अधिकतर मुझे क्या होता है, स्कोल्डिंग यानी डांट पड़ती है मेरी मम्मा से. आई कांट हेल्प इट, लेकिन मैं इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता. हाउ कैन आई मिस द फीफा वर्ल्ड कप मैच. तो ये किस में लिखेगा वो, यूजुअली डेली की बातें लिख रहा है, मतलब लाइफ की बातें लिख रहा है अपनी, तो वो क्या होगी, डायरी होगी. और ये क्या है, टाइम आई वेंट टू द ऑफिस, ये ऑफिस रूटीन है सारा आपका. ऑफिस रूटीन किसमें लिखते हैं, नॉर्मली फॉर्मल, इतने बजे आपको ऑफिस जाना है, इतना लंच करना है, इतने बजे रिसीव करना है एयरपोर्ट पर आओ. मतलब ये क्या ऑफिशियल वर्क के बारे में आपने डिटेल में लिखा है, तो इसको बोलेंगे लॉग. ओके, जहाँ पे भी ऑफिशियल ऑफिशियल वर्क आ जाए बस याद रखना लॉग होता है वो. द राइड ऑफ ऊटी 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 गए हो आप. ऊटी क्या हुआ, अभी देखा था कि आप किसी जर्नी पे जा रहे हो या किसी इवेंट के बारे में लिखोगे, तो क्या सीधा समझ में आ रहा है, राइट, आई राइड टू ऊटी अनइवनफुल.
uneventful. We rested for a while. कुछ टाइम के लिए हम वहां पर रुके. Every 50 kilometers, so I use the time to capture the magnificent landscape with my handycam. From Ooty we went on to Bangalore. वो कह रही है ऊटी से क्या चलेगा बैंगलोर. ये क्या है, एक जर्नी की बता रही है. जर्नी के लिए क्या बोलते हैं, जर्नल. ओके, दिस इज हाउ राज कपूर फाउंड. तो राज कपूर क्या फेमस कोई पर्सनालिटी हो तो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस को आप लिखोगे तो उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये आपके क्वेश्चन आंसर है, ये मैंने एक साथ असेंबल किए हैं सारे, तो आप इनसे कर सकते हो. ओके, जैसे व्हाट मेक राइटिंग अ डायरी अ स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक. एन फ्रैंक के लिए क्या था, ये क्या है क्वेश्चन आंसर है सी. ये आपके दिए हैं सारे टेक्स्ट बुक के. वेट अ मिनट, देखो सी, व्हाई डज एन फ्रैंक प्रोवाइड, ये वाले भी करवाए मैंने सारे असेंबल कर, एक साथ असेंबल करके रखे हैं. और ये सी 1 2 3 3 क्वेश्चन ये हुए आपके. डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक, व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी, व्हाई डज एन थिंक. ये सारे क्वेश्चंस आपके मैंने एक साथ असेंबल किया. 5 क्वेश्चन हुए आपके टोटल. नाउ नेक्स्ट इज वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स. ओके, 4 ये आपके सी. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स. ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक. एन फ्रैंक के लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था, क्योंकि डायरी क्या है, डायरी हो या कोई भी वर्क हो तो आप फर्स्ट टाइम करोगे तो उसमें क्या स्ट्रेंज ही लगेगा. आपको भी अजीब लगेगा, जैसे कभी आपने बाइसिकल चलाना सीखा हो या कोई कोई गाड़ी वगैरह चलाना सीखा हो तो वो भी स्ट्रेंज ही लगा होगा फर्स्ट टाइम में. तो एन फ्रैंक भी क्या कर रही थी, फर्स्ट टाइम डायरी लिख रही थी तो उनको क्या लगा था, वो थोड़ा स्ट्रेंज अलग लगा, अजीब लगा. क्यों लगा, राइटिंग इन अ डायरी वाज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक एज ही नेवर हैड अ डायरी. उसने कभी डायरी नहीं लिखी थी इससे पहले. इट वाज अ गिफ्ट ऑन उनके 13th बर्थडे पे गिफ्ट में मिली थी वो डायरी उनको. शी कंसीडर इट हर बेस्ट फ्रेंड. उसको क्या मानती थी, वो मेरा ही सच्चा दोस्त है. क्यों, ऑन विच शी रिलाई ऑन द मोस्ट, क्योंकि वो उस पर विश्वास कर सकती है. विद whom she shared all her ups and down. अप्स एंड डाउन यानी जब खुश थी तब भी और दुखी भी थी तब, सारे उन्हें एक्सपीरियंस अपने किसमें लिखे, डायरी में, क्योंकि उसको ट्रू फ्रेंड मानती थी. ये इसका आंसर है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी. डायरी क्यों रखना चाहती थी, क्योंकि एन ऑलवेज फील्स ऑन. एन को हमेशा मतलब लॉनली फील होता था. लॉनली क्या, लॉनली मींस अकेलापन फील होता था, क्योंकि कभी उनके माइंड में कुछ थॉट आए तो वो किसी से कह नहीं पाती थी. उन्हें लगता था पता नहीं उसमें मैं रिलाई करूं या ना करूं, विश्वास करूं या ना करूं. इससे अच्छा उनको क्या, उन्होंने डायरी का थॉट आया कि क्यों ना मैं डायरी को अपना फ्रेंड बना लूं. वो तो मुझसे मतलब बहुत ज्यादा कैसी होती है, बहुत ज़्यादा उसमें कोई मतलब वो किसी से मतलब कई बार मेरी शेयर नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, बहुत ज़्यादा मेरी मतलब अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी, इसे टॉकटिव भी रहूँगी तो ये मेरा मुझे सब कुछ क्या करेगी, पर्सीव करेगी। इसलिए उन्हें डायरी को बेस्ट फ्रेंड लगी वो उनकी। तो इसलिए वो डायरी रखना चाहती थी। एंड ऑलवेज फील लोनली एंड डिस्ट्रेस, सो व्हेन वांट्स टू गेट ऑफ, वो मतलब इस बर्डन को दूर करना चाहती थी कि मैं किसी से बात करूँ, किसी से बोलूँ तो ये मेरे मन का जो बर्डन है, इतने माइंड में थॉट्स आ रहा है वो क्या हो जाए, गेट ऑफ हो जाए, चले जाए। बट पेन ऑफ थोड़ा-सा मुझे रिलीफ मिले और चेस्ट, शी वांट्स टू कीप अ डायरी, इसलिए उन्होंने डायरी रखी इन व्हिच शी फाइंड अ ट्रू फ्रेंड. उसमें डायरी में उन्होंने क्या देखा, ट्रू फ्रेंड. क्यों देखा, एज शी हैड हार्डली एनी फ्रेंड whom she could confide in. तो और किसी पर वो इतना विश्वास नहीं कर सकती थी जितना वो अपनी डायरी पे कर सकती थी, क्योंकि डायरी में क्या है, हर थॉट को नोट डाउन करती थी. वो कभी उनका रेजिस्ट नहीं करती थी, कभी उनका अगेंस्ट नहीं होती थी. मतलब कोई बात भी नहीं, मतलब उसको बुरा लग गया, कुछ हुआ तो उन्हें डायरी बेस्ट लगी बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए. व्हाई डिड एन थिंक, यानी ये क्यों सोचती है कि शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल. मतलब लोगों पे विश्वास करने से अच्छा मैं डायरी पे करूँ, ऐसा क्यों लगा उनको, क्योंकि एन फेल्ट दैट द पेपर हैड मोर पेशेंस. होता है पेशेंस, मतलब पेपर उसने लगा कि पेपर पेपर में सबसे ज्यादा पेशेंस होता है. क्यों होता है, क्योंकि पेपर में आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी नोट डाउन कर दो, चाहे बैड गुड अप्स एंड डाउन, तो क्या वो कभी आपका रेजिस्ट नहीं करेगा, कभी आपका अपोज नहीं करेगा. इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि मुझे अपनी हर्ट की उसकी बर्डन को कम करने के लिए पेपर बेस्ट है, इसलिए उन्होंने डायरी को अपना क्या बना लिया, बेस्ट फ्रेंड. एंड फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल टू लिसन टू हर. लोग तो अगर सुनना चाहे, अगर मेरे मन में उनकी, मैंने सोचा अगर मेरे मन में कोई थॉट्स आ रहे हैं, अगर मैं किसी पर्सन को बोलूंगी तो शायद शायद वो पेशेंस हो उसमें, वो सुने ना सुने मुझे पता नहीं कैसे रिएक्ट करे. इसलिए क्या है, सो इट वाज इजियर, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि ये ज्यादा आसान है, राइट ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स में, जिसमें लिख लूं अपने सारे थॉट्स को, विच शी हैड इन हर माइंड, जो जो उनके माइंड में आ रहे थे. हर पर्सनल डायरी वाज नॉट मीन फॉर एनी एल्स टू रीड. मतलब उन्होंने कोई पर्सनल डायरी इसलिए नहीं लिखी थी कि मैं कोई मेरी डायरी को पढ़े, बस उन्होंने तो ऐसे लिख दिए थे सारे थॉट्स और सारे रिकॉर्ड उस टाइम पर. व्हाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ लाइफ, वो अपने अपनी लाइफ का थोड़ा सा स्केच क्यों नहीं, मतलब अपनी लाइफ के बारे में क्यों बता रही है, क्यों बता रही है, व्हाई प्रोवाइडिंग द ब्रीफ स्केच ऑफ लाइफ एंड वांट्स टू गिव अ ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली. क्योंकि वो अपनी फैमिली का थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती है कि मेरी फैमिली में कौन कौन है, फादर मदर सिस्टर कौन कौन, इस टाइप से ग्रैंड मदर, सारा रिलेटिव्स का क्या दे रही है, उनकी एज का ओवरव्यू दे रही है. इससे
रीडर को पता चले कि वो किसके बारे में पढ़ रहा है। दिस हेल्प द रीडर टू डेवलप कनेक्शन विद ऑथर, जिससे कि ऑथर को क्या कनेक्शन फील हो, तब उसको उसकी लाइफ के बारे में पता चलेगा तो क्या वो थोड़ा सा कनेक्ट फील करेगा। व्हाट टेल यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंडमदर, आपको कैसे लगता है कि वो अपनी ग्रैंडमदर को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बहुत ज्यादा याद करती थी उनको। कैसे लगता है एन लिव्ड विद हर ग्रैंडमदर फॉर सम टाइम, क्योंकि एन सबसे ज्यादा अपनी ग्रैंडमदर के साथ रही थी थोड़े टाइम के लिए। व्हाइल हर पेरेंट्स सेटल, जब उनके व्हाइल यानी होता है जब उनके पेरेंट्स कहाँ पे सेटल डाउन हुए थे, हॉलैंड में। शी वाज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंडमदर, तब क्या अकेली ग्रैंडमदर के पास रही थी। शी राइट्स इन हर डायरी, अपनी डायरी में लिखती है, नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर और स्टिल लव हर, मतलब कोई नहीं सोच सकता कि मैं अपनी ग्रैंड माँ को कितना प्यार करती हूँ, मतलब उन्हें कितना मिस करती हूँ। नो ऑन हर 13 बर्थडे पे बाय लाइटिंग अप ऑन कैंडल, क्योंकि 13 बर्थडे तब उनका आया, तब उनकी ग्रैंडमदर क्या हो गई थी, पास अवे हो गई थी, मतलब डेड हो गई थी। तो उस टाइम पे क्या वो अकेली थी, तो वो कहती है 13 बर्थडे मैंने कैसे मनाया, कैंडल्स को लाइट अप करके। फॉर ग्रैंडमदर शी शो हर लव फॉर हर, और उन्होंने अपने लव को कैंडल को लाइट करके, कैंडल जला के अपना प्यार जताया अपनी ग्रैंडमदर के लिए। ओके, ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है सी, ये है क्वेश्चन थर्ड सी। व्हाट टेल यू ग्रैंडमदर लवर, ये हो गया आपका। Why was Mrs. Cristiano and what did he ask her to do? मिसेस की क्या है ना, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। टेक्स्ट का अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, तो कंफ्यूज मत होना कि क्वेश्चन कौन सा वाला है। ये आपका ओरल कंपैरिजन चेक का ये वाला है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर, क्वेश्चन का आंसर है ओरल कंपैरिजन चेक का, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन लिख लेना, ओरल वाले का है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो इसका आंसर है, मिस्टर किसिंग गुस्सा क्यों थे एनसी, क्यों, वो बहुत टॉकटिव थी, बहुत ज्यादा बोलती थी। ही पनिश हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क टू राइट ऐसे, इसलिए वो एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं कि आपको पनिशमेंट के रूप में कि ये ऐसे लिख के लाना, टू कीप साइलेंट एंड द टॉपिक ऑलवेज रिलेटेड टू हर नेचर, और टॉपिक हमेशा वो कैसा देते थे जिससे कि जो उनके नेचर से रिलेट करता था। जैसे बहुत ज्यादा टॉपिक थी तो चैटर बॉक्स दे दिया या फिर कुछ और दे दिया, क्वाइक क्वाइक इस टाइप से वो उनको टाइटल देते थे। ओके, डू यू थिंक मिसेस मिस्टर किसिंग वाज स्ट्रिक्ट टीचर, क्या आपको लगता है कि मिस्टर किसिंग, वो किसिंग जो उनके टीचर थे वो स्ट्रिक्ट थे, तो नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, नो लिख दो। क्योंकि मिस्टर किसिंग वाज नॉट अ बैड बैड और स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे, क्योंकि बिकॉज अ टीचर डिड नॉट समटाइम समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट, अ टीचर हमेशा कुछ भी करता है वो किसके लिए करता है, अपने वेलफेयर यानी अपने स्टूडेंट के अच्छे के लिए। तो एनी टीचर वुड बी अनॉयड, कोई भी अनॉयड हो जाए, अनॉयड यानी गुस्सा हो जाएगा। इफ चिल्ड्रन इफ चिल्ड्रन कीप ऑन टॉकिंग इन द क्लास, यदि बच्चे हमेशा बात ही करते रहे क्लास में, तो कोई भी टीचर हो तो डांटेगा, गुस्सा करेगा कि आप इतना बोल रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को, तो इट्स ऑब्वियस। सेकंडली इफ ही हैड बीन स्ट्रिक्ट, यदि वो स्ट्रिक्ट होते तो ही वुड नॉट हैव लाफ एट एंड फनी आर्गुमेंट, तो एन ने जो आर्गुमेंट दिए थे उस पर हंसते नहीं, अगर वो स्ट्रिक्ट होते, गुस्से वाले होते तो। व्हाई मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास, तो मिस्टर किसिंग ने फिर अलाउ क्यों कर दिया था टॉक करने के लिए क्लास में एन के लिए, तो ऐसा क्या हुआ था। सी एन लास्ट ऐसे में एन ने क्या लिखा था, इन द फॉर्म ऑफ पोएम के फॉर्म में लिखा था लास्ट ऐसे, उन्होंने लिखा था कोई कोई का ऊपर लिख के आना, शोड मिस्टर किसिंग द लाइटर साइड ऑफ द नॉटी चाइल्ड, उसने लाइटर साइड मतलब उन्हें पॉजिटिव वे में ली थी उनकी पोएम को। इट हेल्प ब्रिज द जनरेशन गैप, जिसने क्या हेल्प की, जनरेशन गैप था, और मिस्टर किसिंग और उनके एन के बीच में उसको खत्म किया उसने, बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ओके, इसलिए उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, उन्होंने लाइट ही लिया कि चलो अब तुम बोल सकती हो क्लास में। और वाज एन, ये आपके ये वाले क्वेश्चन है सी, ये आपके टेक्स्ट बुक वाले हैं, ये 4 क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4, इसके बाद वाज एन राइट, ठीक है। ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट से, ये थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट के हैं, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके, ये फर्स्ट से, ये आपके हैं थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट बुक में, थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, was and right, क्या एन सही थी, when she said that word would not be interested in the musing यानी होता thoughts of 13-year-old girl, तो उन्हें ऐसा क्यों लगा कि 13-year-old गर्ल की मतलब बातों को सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, जो ऐसा क्यों कहती हैं, तो वो कहती हैं यस एन वाज राइट व्हेन, वो सही थी क्यों, व्हेन शी सेड सो बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वांट टू गिव इम्पोर्टेंस टू चाइल्ड, क्योंकि अधिकतर चाइल्ड के बच्चों का, अगर बच्चा कोई कोई बात कर रहा है कोई, तो उसको क्या ज्यादा पर्सपेक्टिव नहीं देती, मतलब कोई इंपोर्टेंस नहीं देती कि बच्चा है चलो वो ऐसे ही कहने लगा है, इसलिए उन्हें लगा कि लोग मेरी बात को इंपोर्टेंस नहीं देंगे।
toward the world because they are too immature. क्या हुई, वो छोटी थी, 13 ईयर की थी only. और but Anne Frank has become one of the most discussed of all the Holocaust victim. Her diary has been translated into, और वो क्या है, वो सबसे ज्यादा, वो क्या उस टाइम की विक्टिम थी, तब नाजीज ने क्या किया था, रूल किया था, नाजी ने पावर गेन कर ली थी जो इसके ऊपर, उस टाइम की विक्टिम थी और उनकी डायरी को इसलिए उस टाइम के उन्होंने सारे रिकॉर्ड लिखे अपने कि हमारे साथ कैसे हमें ऑपरेट किया गया, कैसे हमें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ट्रैप करके रखा गया, इस टाइप से उन्होंने सब कुछ डिस्क्राइब किया उस डायरी में। तो वो तो डायरी तो बहुत इंपॉर्टेंट बन गई थी उस टाइम की रिकॉर्ड के लिए। हर डेली हैज बीन, और उसकी डायरी को इसलिए उनकी डायरी को ट्रांसलेट किया गया मेनी लैंग्वेज में। ओके, there are some example, कुछ examples and diary or journal entry in the before you read sections. Compare these with and write in her diary. What language was the diary originally? Originally diary किस राइटिंग में लिखी गई थी? What way is and diary, क्या मतलब कैसे डिफरेंट होती है? नॉर्मल जो हम जर्नल देखते हैं, डायरी वगैरह देखते हैं, तो उनमें इसमें कैसे डिफरेंस थी इनकी डायरी इन सब चीजों से? तो एन से डायरी क्या है? Anne's diary was entirely different थी, क्यों? Example given before the text. It was somewhere closer to the memoir. Memoir जैसी है क्योंकि उसमें क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें एन की। Is the in which the name of राज कपूर का मेमोर का नेम आया has been mentioned. It was ordinarily written in, और वो किस लैंग्वेज में लिखी थी? डच में और इनफॉर्मल मैनर में। ने तो यूजुअली ऐसे बस अपने थॉट्स को क्या राइट डाउन कर लिया था, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो भी उन्होंने सोचा, वो सब क्या वो राइट डाउन करती चली है अपनी डायरी में। तो इनफॉर्मल थी उनकी। और वैसे ही फॉर्मली लिखेंगे और हम किसी के बारे में मेमोयर लिखेंगे, कोई डायरी, तो मतलब नॉवल लिखेंगे तो बिल्कुल सिस्टमैटिक लिखेंगे कि किसी फेमस पर्सन की हम लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसको पर्सनली लिखेंगे, मतलब किसी पर्सन फेमस पीपल के बारे में, किसी व्यक्ति के, जैसे कि राज कपूर है, उनके बारे में अगर मेमोयर लिखेंगे, क्या सिस्टमैटिक लिखेंगे सारा। लेकिन क्या एन की डायरी कैसी थी? इनफॉर्मल थी, उसमें कोई मतलब कोई सिस्टम नहीं था, उन्हें तो जो भी थॉट्स मन में आए सारे नोट डाउन करते गए, वो क्या है आगे चल के रिकॉर्ड बन गए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, और इस टाइप से आपको 10th क्लास आपकी बोर्ड है, तो इसलिए क्या कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट वाइज, ना कि याद करना है। समझो कि उसमें जैसे कि उसकी एन की डायरी का क्या नेम था, एन एन का कब बर्थ हुआ, डेट ऑफ बर्थ याद करनी और रखना, उनका किस जगह पे हुआ, इस टाइप से सारे क्वेश्चंस आप याद करके, क्योंकि बोर्ड क्लासेस में क्या होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, तो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये सब चीजें लर्न करनी होंगी। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनवा दूंगी, पहले आपका सिलेबस खत्म करवाती हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्लासेस भी दूंगी आपको। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डज एन नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली? तो उन्हें क्यों समझा कि जरूरी कि मैं अपनी फैमिली के बारे में अपना सब बताऊं डिटेल? डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और आउटसाइडर? और किटी क्या कौन थी? उनकी डायरी का नेम था, तो वो उसको कैसे कंसीडर करती थी कि वो इनसाइडर है, मतलब अंदर वाली है, घर लोगों, मतलब अंदर इनसाइडर को किनको बोलते हैं? जो अपने घर वाले होते हैं, सारे घर पे रहने वाले, और आउटसाइडर जो बाहर से आते हैं गेस्ट, उनको आउटसाइडर बोलते हैं। तो किटी को वो क्या समझती थी? तो किटी को क्या समझती थी वो? एंड गिव अ इंट्रोडक्शन ऑफ हर फैमिली का इंट्रोडक्शन देती है अपनी डायरी में, बिकॉज इट वाज हर्ड टू मेक अदर रियलाइज दैट, उनको लगता था कि मुश्किल ये कोई 13 ईयर गर्ल के थॉट्स को समझेगा। वो राइट अबाउट, इसलिए वो क्या करती है, राइट डाउन कर देती है जो लोनलीनेस, जो अकेलेपन में जो भी थॉट्स आते हैं उनके मन में। किटी वाज आउटसाइडर थी, विच वाज गिफ्टेड, क्योंकि उनको उसको क्या गिफ्ट दी थी उन्होंने, बाहर मतलब गिफ्ट दी थी पेरेंट्स ने 13 बर्थडे पे, बट शी कंसीडर इट हर एज बेस्ट फ्रेंड। लेकिन वो कैसे कंसीडर करती थी कि क्योंकि वो सोचती थी कि पेपर्स में क्या सबसे ज्यादा पेशेंस होती है, और डायरी मेरी बहुत पेशेंसफुल है, अगर मैं कुछ भी उसमें बोलूं लिखूं कुछ भी राइट डाउन करूं, तो ये कभी मेरा रेजिस्ट नहीं करेगी, अपोज नहीं करेगी। इसलिए उसको कैसे ट्रीट करती थी वो, मतलब उससे ट्रीट करना यानी व्यवहार करना, कैसा व्यवहार करती थी, जैसे वो अंदर मतलब घर वाली हो, घर की हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंडमदर? तो एन कैसा फील करती थी अपने फादर के बारे में, ग्रैंडमदर के बारे में, और मिसेस कूपर्स के बारे में, और मिस्टर कीसिंग के बारे में? व्हाट डू दीस टेल यू अबाउट हर? तो ये इन सब के बारे में बताइए, आप कैसा फील करती थी वो? एन हैज फॉन्ड ऑफ मेमोरीज ऑफ हर फादर, ग्रैंडमदर, मिसेस कूपर्स एंड मिस्टर किसिंग, इन सब के बारे में क्या वो याद करके मेमोरीज में बहुत खुश होती है। हु हैज लेफ्ट इंडिविजुअल इंप्रेशन ऑन हर माइंड, उनकी माइंड पर मतलब कभी ना मिटने वाला ऐसा इंप्रेशन छोड़ा उनने। अफेक्ट हर लाइफ, उनकी लाइफ को भी बहुत अफेक्ट किया, क्योंकि हम तो बच्चे होते हैं तो हमारे टीचर्स हमको बहुत अफेक्ट करते हैं, इसलिए इस तरह से मिस्टर किसिंग और फादर मदर, ऑब्वियस है, हम ग्रैंड मदर होंगे, जो भी ग्रैंड फादर होंगे, आपके फादर होंगे आपके घर में, वो सब क्या करेंगे, आपको इफेक्ट करते हैं कि नहीं? इस टाइप से एन फ्रैंक को भी इफेक्ट किया। द वे शी रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम इन हर डायरी रिवील दैट एन वाज वेरी गुड, मतलब ये सब रिवील करते हैं कि एन क्या थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अंडरस्टैंडिंग पीपल थी, मतलब समझती थी सब चीजों को। एंड
इट्स डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशन। और वो क्या करती है, इससे क्या होता है, डेवलप होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ओके, एक दूसरे से रिलेशनशिप बॉन्डिंग डेवलप होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे। फर्स्ट एसे में एन ने क्या लिखा, तो मिस्टर कीसिंग आस्क हर टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक। पहले एक टॉपिक उनको क्या दिया, चैटर बॉक्स का दिया। ओके, एज पनिशमेंट इन द ऐसे सी एक्सेप्टेड द ड्रॉबैक ऑफ बीइंग टॉकटिव। वो कहती है हाँ मुझ में एक कमी है बोलने की, मतलब वो एक्सेप्ट करती है अपनी गलती, लेकिन फिर आर्ग्यू भी करती है। क्या आर्ग्यू करती है, एडिड बाय हर जीन्स। जीन्स जीन्स यानी होता है अपने उनको क्या जेनेटिक मिला है, क्या मिला है, जेनेटिक मिला है ये सारा। एज हर मदर, अपनी माँ से, क्योंकि माँ भी उनकी शी वाज आल्सो टॉकटिव, उनकी माँ भी टॉकटिव है इसलिए मैं भी बोलती हूँ। इट वाज डिफिकल्ट टू गिव अप, मतलब मुश्किल है छोड़ना, मैं भी मतलब इस हैबिट को छोड़ नहीं सकती क्योंकि मुझे क्या जेनेटिक मिली है। इट वाज आल्सो स्टूडेंट ट्रेड, ये क्या स्टूडेंट्स की ट्रेड यानी होता है गुण, ये तो स्टूडेंट्स का एक अच्छा गुण है, मतलब एक खासियत है ये तो। इवन मिस्टर किसिंग लाफ्ड एट द आर्गुमेंट शी हैड गिवन। और वो मिस्टर किसिंग क्या करते हैं, उसके आर्गुमेंट पर हंसते हैं कि देखो कैसे गर्ल आर्गुमेंट अपना वो दे रही है। ये क्या है, आंसर नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आप टेक्स्ट बुक से देख लेना। ओके, राइट डाउन कर लेना। एंड सेज दैट टीचर आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका, सी ये फर्स्ट हो गया। व्हाट डज एन राइट इन फर्स्ट ऐसे हो गया आपका 6 वाला। एंड सेज टीचर आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, वो ऐसा क्यों बोलती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है क्या वो मिस्टर की सिंह, तो आपको आंसर ये है आपका, ठीक है सी। तो एंड सेज टीचर वाज मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, मिस्टर किसिंग अनप्रेडिक्टेबल बिकॉज मिस्टर कीसिंग अनप्रेडिक्टेबल टीचर थे, बिकॉज मिस्टर कीसिंग सीम्स टू बी इंडिफरेंट टुवर्ड एन, क्योंकि थोड़े से इंडिफरेंट थे टुवर्ड किसके, एन्स के बिहेवियर के प्रति। अर्लियर ही लाफ्ड आउट, वो हंसते भी है बाद में। और लेटर ही अलाउ द एन टू, और बाद में क्या है, एन को अलाउ कर देते हैं कि चलो तुम क्लास में बोल सकती हो। पोस्ट रीडिंग हर ऐसे, और उनके रीडिंग्स को क्या, उसकी जो ऐसे उसने लिखा था उसको क्या करते हैं, वो सारी क्लास में जो पोएम लिखी थी उन्होंने सारी क्लास को सुनाते हैं। ओके, नाउ दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। यदि आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं आपकी आगे भी टॉपिक्स में हेल्प करती रहूंगी। ओके, नाउ ये आपको कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट डू दिस स्टूडेंट टेल यू अबाउट द एन फ्रैंक एज अ पर्सन, मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से तो आप इसको लीव भी कर सकते हो। ओके, नाउ दिस इज योर कंप्लीट आंसर चैप्टर। ओके, इफ यू वांट एनी नीड, if you want any help from my side, please comment on the comment box. I will definitely help you in any topic. Okay, thank you.